अमित शाह जी जो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाते हैं, क्या राम मंदिर चंदा चोरी चढ़ावा चोरी में उनका हाथ है? ये बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर क्या नरेंद्र मोदी जी का हाथ है? बिल्कुल नहीं। ये दोनों लोगों का हाथ नहीं है। फिर भी सवाल अभी भी ये बना हुआ है कि आखिर जिस बड़े लोगों का नाम लेने में धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर और दूसरे इतने बड़े कद के नेता बृजभूषण शरण सिंह जैसे कद्दावर और दबंग किस्म के नेता भी उस आदमी का नाम लेने में डर रहे हैं। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने तो यहां तक कह दिया कि अगर मैं नाम ले लूं तो मैं मार दिया जाऊंगा, मेरी हत्या हो जाएगी। आखिर वो कौन लोग हैं जिनका नाम लेने में ऐसे बड़े बड़े लोग डर रहे हैं? और आज अयोध्या के अंदर वकीलों ने एक मार्च निकाला, सड़क पे वो लोग निकल पड़े इस मांग को लेकर कि आखिर जो छोटी मछलियां पकड़ी गई हैं तो मगरमच्छ कहाँ है? मगरमच्छ में उनका जो इशारा था वो चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव का था। ये भी एक नाम हो सकता उनके हिसाब से जिनका उन्होंने डिमांड किया, लेकिन कुछ का कहना है कि इससे भी ऊपर कुछ लोग हैं जो मगरमच्छ से भी बड़े हैं और जिनका नाम लेने में इतने बड़े लोगों का पसीना छूट जा रहा है और वो यहां तक कह दे रहे हैं कि मेरी हत्या भी हो सकती है, मैं मार दिया जा सकता हूं अगर मैं उनकी पर्ची निकाल दूं। तो ये सवाल तो एक होगा ही होगा। उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी जिस थ्योरी पे काम कर रही है, जिस इस पूरे प्रकरण में राम मंदिर चंदा चोरी चढ़ावा चोरी का पूरा प्रकरण जो चल रहा है, इस पे जो 3 थ्योरी पे काम चल रहा है उस पे भी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है एसएम अशरफ साहब, आलोक सिंह जी, आप दोनों लोगों का। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। ये मुद्दा ऐसा है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है, ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार ये गर्म ही होता चला जा रहा है। और इसको गर्म करने में अब तो वहां के लोकल लोग भी आ गए, महंत भी आ गए, साधु संत समाज के भी लोग आ गए। उसके साथ साथ आज वकीलों ने भी बहुत लंबी लड़ाई लड़ने की बात कही है और ये कहा है कि इस चोरी को हम यूं ही नहीं जाने देंगे जब तक ये खुलासा ना हो जाए। इसी के साथ साथ आज एक अविनाश शुक्ला, जो 8 आरोपियों में से एक आरोपी को रिमांड पे लिया गया और ये दिखाने के लिए कि देखिए, क्योंकि सवाल उठ रहा था कि अभी तक रिमांड पे नहीं किसी को लिया गया, एफआईआर हो गई, एसआईटी गठित हो गई थी, फिर एफआईआर हो गई, अरेस्टिंग हो गई, लेकिन पुलिस ने अभी तक रिमांड पे नहीं लिया। तो वो एक खोखला दावा, दिखावा जो भी कह सकते हैं। तो एक अविनाश शुक्ला नाम के लड़के को लिया और उसने अपने उस जवाब में ये कहा कि हाँ, मैंने एक मोटरसाइकिल खरीदी। अब बताइए, जहां ये आरोप लग रहे हैं कि ये चोरी 200 करोड़ से भी ज्यादा ऊपर की है और अगर वहां एक मोटरसाइकिल खरीदने की बात हो रही है, तो फिर बाकी पैसा कहाँ गया, किसके जरिए से गया? क्या वो मछलियों को छोड़ के मगरमच्छों के जरिए गया या कोई और व्हेल मछली भी है इसके पीछे? मैं अरशद भाई सबसे पहले आपसे आना चाह रहा हूँ, सवाल जवाब लेना चाह रहा हूँ। इस आज वकीलों का जो ये आंदोलन रहा है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या ये वाकई में इस आंदोलन का असर पड़ने जा रहा है पूरी जांच प्रक्रिया पे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा व्यू थोड़ा हट के है। आप लोग बड़ा एक्साइटेड हो रहे हैं ये सुनने के बाद कि वकीलों ने कहा कि हम इनका केस नहीं लड़ेंगे, ये सारे लोग जितने भी मुल्जिमान हैं। ठीक है, क्यों नहीं लड़ेंगे आप? आपने ये डिमांड तो नहीं कर पाए आप कि जो 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर नहीं हुई, अगर इनके खिलाफ केस नहीं हुआ तो हम ऐसा कर देंगे। आपने बोला कि 3 दिन में अगर नहीं होता है तो हम इनको पूरा आंदोलन कर देंगे और सब कुछ जो है वहां बिल्कुल रोक देंगे, दर्शन किसी को करने नहीं देंगे। चंपत राय जी आज भी वहीं बने हुए हैं। आप उनकी बात क्यों करते हैं? आप उनको लीगल एड की बात करते हैं, जो बकरा बना दिए गए बलि का, उनकी बात करते हैं, जबकि ये सारे लोग जो है बैठे हुए आज भी मौज मार रहे हैं, चाहे वो गोपाल राय हो, चाहे अनिल मिश्रा हो, चाहे चंपत राय जी हो।
तो मैं समझता हूँ ये वकीलों का सिर्फ एक ढकोसला है। अब उसमें जो उनके अध्यक्ष हैं, जो उनके जो दूसरे सेक्रेटरी जायसवाल जी हैं, कलका मिश्रा जी हैं, जिन लोगों ने ये कहा हुआ है, ये सिर्फ एक कहने के लिए है और इनका भी निशाना घूम के ये एक तरह से भाजपा की मदद ही कर रहे हैं। इन्होंने वही मदद किया कि इनका केस कोई नहीं लड़ेगा ताकि एक हाईलाइट मैटर होता जाए, कल को उनको सजा भी करा देंगे फास्ट कोर्ट से जाने के बाद और सारा मैटर वहीं ध्वस्त हो जाएगा। तो मेरी ओपिनियन बिल्कुल मुख्तलिफ है और बिल्कुल भी मैं इसमें नहीं आ रहा हूँ। साहब के वकीलों ने बहुत बड़ी कॉल दे दी, उसकी वजह बता दूं क्या है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, वकीलों ने इससे पहले भी एक बार कॉल दिया था, तब तो समझ में आ रही थी बात 2005 में। तब अयोध्या के अंदर आतंकवादी अटैक हुआ था जन्मभूमि परिसर के अंदर। उस टाइम वकीलों ने कॉल किया केस नहीं लड़ेंगे, तो वो कुछ हद तक समझ में आती बात। आज आप क्यों नहीं केस लड़ेंगे? इसलिए केस नहीं लड़ेंगे जिसको चाहा उसको उठा के फंसा दिया, पता नहीं कहां तक सही कहां तक गलत है। रिकवरी आपने किससे की किससे नहीं, जिससे रिकवरी करना था उससे तो आपने कुछ किया नहीं। इसलिए बहुत ज्यादा इस कॉल से मैं नहीं समझता। हाँ, लेकिन चूंकि ये मुद्दा इतना गर्म है कि हिंदुस्तान में एक एक जनमानस के अंदर ये बात पहुंच चुकी है और खास तौर पर हिंदू आस्था को जिस तरह से चोट पहुंची है, उसमें बहुत से लोग लाजवाब हैं। चूंकि कुछ कर नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उनके सामने एक सवाल खड़ा है कि आखिर अगर राम के मंदिर के अंदर ऐसा हो सकता है तो फिर कुछ भी ये सरकार कर सकती है और कहीं कुछ भी हो सकता है। और ये सब सारे प्रोटेक्टेड जो है वो गवर्नमेंट के जरिए है। चंपत राय भी एक भी शब्द ना आज तक गृह मंत्री ने बोला, ना ही प्रधानमंत्री ने। आखिर जब आपका बनाया हुआ ट्रस्ट था, आपके अपने लोग थे, क्यों नहीं आप उनके मुतालिक कोई स्टेटमेंट देते हैं? तो इसलिए बहुत ज्यादा मैं इससे वो नहीं हूँ। जी आलोक भाई, आपसे अरशद भाई ने एक बहुत बड़ी बात और बहुत गहरी बात कह दी, वहां तक किसी का दिमाग गया नहीं, किसी की सोच नहीं पहुंची कि वकीलों का ये जो धरना प्रदर्शन या जो आज जो सड़कों पे वो निकले थे विरोध में, उसके पीछे अरशद भाई का कहना है कि ये वो जो लड़के जो 8 लोग उसमें अरेस्ट हुए हैं, उनका केस ना लड़के एक तरह से बहुत बड़ा जो मामला है, जो साजिश है, उसको यही विराम देना चाह रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे? मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। एक्चुअली मैं अगर स्टार्ट करता तो मैं भी यही बात करता, क्योंकि मैं खुद अधिवक्ता हूँ। जी। और अगर वो जो 8 उन्होंने कहा कि हम किसी का केस नहीं लड़ेंगे, तो वो सबसे गलत ही बात है। अब अगर आप उन 8 लोगों का केस नहीं लड़ेंगे जो पकड़े गए हैं, जो छोटी मछलियां हैं, तो बड़ी मछलियों के नाम कैसे निकलेंगे, कैसे उजागर होंगे? तो वो तो बहुत ही गलत स्टेप है। और कोई भी अधिवक्ता है वो जानता है कि नॉट गिल्टी अंटिल प्रूव्ड, मतलब वो तो जब तक एक बेसिक जो हमारा सिद्धांत है हमारे लॉ का, वो यही है कि जब तक प्रूव ना हो जाए तब तक आप गिल्टी है ही नहीं। अभी तो पकड़े गए हैं, तो अभी आप इतना भड़का दो कि कोई उनके घर पे जाके जो है तोड़फाड़ भी कर दे, आग लगा दे, बम फेंक दे। यही चाहते हैं कि थोड़ा बहुत इस तरह का बवाला हो जाए और जो और ऊपर जो बैठे हैं सब लोग बच जाएं। तो ये तो बिल्कुल मैं अशरफ साहब से बिल्कुल मैं वो रखता हूँ, इत्तेफाक रखता हूँ कि बिल्कुल ठीक बात है। शुरू में मैंने 3 थ्योरी की बात बताई थी, जिसमें से पहली थ्योरी तो ये जो भाजपा द्वारा चलाई जा रही है कि ये सारा जो प्रकरण है इसमें विपक्षियों की साजिश है बदनाम करने के, चूंकि इलेक्शन का अब आने वाला समय है तो एक बदनाम करने के तहत ये काम हो रहा है, इसमें विपक्षी लगे हुए हैं, इसमें इस तरीके की कोई बात नहीं है, ये भाजपा चलाई जाती है। नहीं, अगर ऐसा होता तो बागेश्वर धाम, जो कि मतलब खुद ही अपने को डिक्लेयर कर चुके हैं बहुत पहले ही कि वही प्रभु हैं, ईश्वर हैं, तो वो क्यों डरते? अगर ऐसे ही था तो उनको क्यों डर लग रहा है आज? ये सब इन सब लोग की दुकानें जो हैं वो धर्म से चल रही हैं, और आज इनको लग रहा है कि एक जगह कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, इतनी बड़ी गड़बड़ हुई है, तो कहीं ऐसा ना हो कि उसकी आग जो है इन तक भी पहुंच जाए। इसीलिए ये लोग क्या है ना, विरोधाभासी जो है स्टेटमेंट दे रहे हैं, खाली लोगों का ओपिनियन देखने के लिए कि मैं ये बोलूंगा तो लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं, इनकी टीआरपी बनी रहे, इनकी दुकान चलती रहे, बस इनका यही मोटिव है। हाँ, मतलब तो पहली थ्योरी के हिसाब से तो ये बता दिया जाए कि मुद्दे को कुन कर दिया जाए, विपक्षियों के सर पे मार दिया जाए, तो आम जनमानस तक ये बात चली जाए कि अरे अरे ये तो षड्यंत्र के तहत किया गया विपक्षियों द्वारा। दूसरा ये थ्योरी चलाई जा रही है कि जो छोटे चोर पकड़ लिए गए हैं, मतलब बस वो हो गया, मतलब वहां तक सारी मामले को रफा दफा करके कि हाँ सब इसका पटाक्षेप कर दिया गया। बिल्कुल उनके तरफ से। और जो सबसे बड़ा मामला ये तीसरी थ्योरी का है वो ये है कि बात 80 लाख की कर रहे हैं, जबकि
चोरी इससे कहीं ज्यादा हुई है, मतलब 200 करोड़ से कहीं ज्यादा हुई है। अब इस पे बात नहीं हो रही, ये भी एक तरह से एक थ्योरी, ये भी तीसरी है। अब अरशद भाई आप बताइए कि ये जो 80 लाख की बात की जा रही, जबकि आरोप लग रहे हैं कि ये 200 करोड़ से कहीं ज्यादा है, तो क्या उस नहीं बड़ी नहीं, चोरी को कम करके ये कुछ छुपाना चाहते हैं? देखिए 16 करोड़ लोगों ने दर्शन किया राम मंदिर के अंदर। 16 करोड़ में अगर एवरेज कॉस्ट आप 100 रुपए लेते हैं, कोई 10 देगा, कोई इसने 1000 दिया हो, किसी ने 5000 दिया होगा, 100 रुपए भी अगर आप पकड़ते हैं तो 1600 करोड़ हो। तो जी 1600 करोड़ का मतलब ये हो गया, ये 1500 कुछ करोड़ का घोटाला है। ये इस तरह से नहीं, आप उसको एक समझने की कोशिश करिए। ये तो 80 लाख करके गुमराह कर रहे हैं। जी जी ये 80 लाख करके गुमराह कर रहे हैं। आप सोचिए कितने पैसे वहां आए होंगे जब 16 करोड़ लोगों ने दर्शन किए हैं। आप इसका अंदाजा करिए। और अच्छा अभी आप धीरेन्द्र शास्त्री की बात कर रहे थे कि वो कह रहे हैं साहब कि पर्ची खोलने का मतलब जिन्होंने राम को नहीं छोड़ा वो हमें क्या छोड़ेंगे। जी ठीक है, और उनको भी जी डर लगता है कि मतलब कल को हमारे साथ कोई हादसा ना हो जाए जब इन्होंने राम को नहीं बख्शा। तो जी जी देखिए ऐसा है, अपने आप को हनुमान भक्त बोलते हैं ना ये, और जी हनुमान की भक्ति में ये कुछ करके जो भी जाप वाप करके पर्ची निकाल देते हैं, और जिसके नाम की पर्ची निकालते हैं वही बात सही हो जाती है। तो जी सवाल ये कि हनुमान जी ने जो है, जब जो है सीता माँ का जो है वो हरण किया था उसने, तो आपको पता है कि उसके बाद जो है वो गए और मुलाकात की और सारी बातें की। तो राम जी को तो इतने बड़े भक्त थे, उसके बाद जब जो है लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए युद्ध के जी अंदर, तो जी मतलब संजीवनी बूटी लेने के लिए जो है पूरा पर्वत ही उठा के लेके चले गए। तो जब आप हनुमान भक्त हो तो एक कदम तो आगे बढ़ो, कुछ तो लगे। पर्ची सही गलत तो बाद में तय हो जाएगी, निकाल दो किसी के नाम की। ज्यादा जी मुश्किल काम तो है नहीं, 3 ही नाम है घूम फिर के। वैसे भी उनके ऊपर जो है लोग कह रहे हैं, तो इस तरह से तो नहीं चलेगा ना फर्जी कि जनता को बुला के तो आप पर्ची निकाल देते हैं, और जहां पर्ची आपको वाकई निकालना है ये कहने से काम नहीं चलेगा कि साहब वो बहुत बड़ा धोखा दिया, बहुत बड़ी चीज की। सबकी राम में आस्था है, सारे हिंदुओं की आस्था है, और जब सबकी आस्था है तो सबका सीधे सीधे मानना यह है कि जो कुछ भी हुआ गलत हुआ है। अगर धीरेन्द्र शास्त्री को वाकई कुछ कहना है तो उनको इस तरह से गोलमाल बात करके नहीं आना है कि साहब ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। आप आइए और बताइए अगर कुछ आपके अंदर वाकई शक्ति है। मैं आपकी शक्ति को चैलेंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये मौका आ गया है, ये राम जी ने मौका दिया है आपकी शक्ति जानने का कि क्या आप में वो शक्ति है। पर्ची निकाल के कुछ बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे? भाई बिल्कुल अरशद भाई ने आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही कही। अब ये जो इतनी बड़ी बात आपने बताई कि 1600 करोड़ का मामला हुआ, अभी कुछ कुछ लोगों ने कहा था कि जो 5-5 रुपया मिलता था, तो एक अयोध्या के साधु महाराज है निरपानी जी, उन्होंने कहा कि अगर 5-5 रुपए का मामला था तो वो गड्डी कहीं दिखी नहीं 5 रुपए वाली, 150 की तो दिखी, 5 की तो कोई गड्डी नहीं दिखी। अच्छा बहरहाल सवाल आलोक भाई ये है कि अगर मान लिया जाए 1600 करोड़ या 200 करोड़ या 500 करोड़, ये इतनी बड़ी रकम जा कहाँ रही थी, मतलब ये हजम कैसे, कहाँ हजम हो गई? अब ये तो ब्रिजभूषण शरण सिंह बताएंगे। उनको भी डर लग रहा है, वो भी क्या मैंने कहीं पढ़ा कि उनको भी डर लग रहा है, जो इतने बाहुबली नेता हैं उनको भी डर लग रहा है कि अगर वो इतने बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं और अगर वो कुछ बताएंगे तो उनको भी मतलब खतरा है इस बात से। एक तरफ बागेश्वर धाम थे और एक तरफ ये हैं। तो पैसा क्या, पैसा तो बहुत सारा पैसा जो है आज से थोड़ा 2021 से जब से बना है तब से जो है पैसा वो किया जा रहा है, कहीं ना कहीं जा ही रहा है और उससे खप गया होगा। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, भाजपा के कार्यालय बन रहे हैं, आरएसएस के कार्यालय बन रहे हैं, बीएचपी के कार्यालय बन रहे हैं, तो पैसा तो खप ही गया होगा कहीं ना कहीं, क्या बचा तो ना होगा। हाँ और जो बिल्कुल, बचा, आपने एक तरह से इशारा कर दिया। अशरफ साहब, अ, चंपत राय को क्या बलि का बकरा बनाया जा रहा है और इसके पीछे नृपेंद्र मिश्रा जी जैसे लोगों को बचाया जाना है क्या इसके पीछे? ऐसा नहीं, बचाया बिल्कुल नहीं जा रहा है, बल्कि चंपत राय को बचाया जा रहा है। न बकरा बनाया जा रहा है, न कुछ बनाया जा रहा है। अच्छा चंपत राय जी इसलिए जिम्मेदार है कि सब कुछ चंपत राय की देखरेख में हो रहा था, और जब आपकी देखरेख में होता है और लोगों ने आपको कंप्लेंट भी किया था इससे पहले, वहां पे किसी ने कंप्लेंट किया तो आपने उन्हीं को हटा दिया। रिश्वत नाम मेरे जहन से निकल रहा है। तो मुद्दा यही, चोरी कोई 2 दिन 10 दिन के अंदर नहीं हुई है, ये पिछले काफी टाइम से ये चीज होती चली आई। सीसीटीवी की फुटेज कितनी बार 70 मरतबा मतलब जो है उसके अंदर ब्लैक कर दिया आपने, तो इसका मतलब क्या है? लगातार अगर ये चीजें होती रही और चंपत राय कहीं ना कहीं नजरअंदाज करते रहे। चंपत राय का ड्राइवर जो 10,000 20,000 का जो है सैलरी वाला मैन था, वो 50 लाख का मकान बना लेता है, अपना बिल्कुल
अच्छी जिंदगी जीता तो ये सब चीजें चंपत राय को दिखलाई नहीं पड़ती। बस ये मुझे लगता है कि ये बिल्कुल बंदर बाट रही। चंपत राय किसको पैसा देते थे? अपने किस आपा को देते थे, किस मिलने वालों को देते थे? चंपत राय ये कह के तो नहीं बच सकते साहब कि मेरा जिस्म में तो कुछ है नहीं, मैंने तो पूरा जीवन सिर्फ त्याग किया है और मुझे पैसों का क्या काम। ऐसे लोगों को सबसे ज्यादा पैसों का काम रहता है। हमारे प्रधानमंत्री देखिए, कोई आगे पीछे नहीं है, कोई फैमिली वाला भी उनको नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उनके पास ऐसे लोग हैं जो हजारों हजार के लाखों करोड़ बल्कि कई लाख करोड़ रुपए हासिल करने की क्षमता वो रखते हैं। उनके पास ऐसे लोग हैं तो उनके लिए काम करना, यही उन पर इल्जाम है ना। अगर इस मोह से जो है प्रधानमंत्री जी हट जाएं, अडानी अंबानी से बाहर निकल आए, तो प्रधानमंत्री से ज्यादा त्यागी तो कोई व्यक्ति होगा ही नहीं, क्योंकि जिसको किसी चीज का मोह ही नहीं। लेकिन मोह पैदा हो जाता है, ये कहने से नहीं चलता। चंपत राय जी ने वो पैसे किसको दिए, कहां ट्रांसफर किए, ये बहुत गहन जांच का विषय है और इसमें कहीं ना कहीं आरएसएस बीजेपी सब निकल के आएगी अगर सही मानों में इसकी जांच होगी। गहन जांच का भी विषय है और कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ी जांच और बड़े लोगों के जांच का विषय है, क्योंकि इतने बड़े पहलवान सांसद, पूर्व सांसद रहे बृजभूषण शरण सिंह जैसे दबंग, अगर लोग कहने में डर रहे हैं और हनुमान भक्त अगर वो धीरेन्द्र शास्त्री जी भी डर रहे हैं पर्चा निकालने में, तो कुछ तो है जो बहुत बड़ा होने जा रहा है या हो सकता है। लेकिन अभी उसकी लीपापोती में लग रहा है पूरी मशीनरी लगी हुई है। अच्छा, एक चीज आलोक भाई, दिल्ली और लखनऊ का भी कुछ है, क्योंकि नृत्य गोपाल दास जी से मिलने वो बीमार थे, वो पहले वो भी ट्रस्ट के अध्यक्ष है, बीमारी की वजह से वो है, अब वो मेदांता में एडमिट है, तो गए थे योगी आदित्यनाथ जी मिलने। उससे पहले चंपत राय जी सीधे जब ये सब मामला हुआ तो वो भी दिल्ली का रुख उन्होंने किया। बाबा जो है नृत्य गोपाल दास जी के पास गए। क्या कुछ ऐसा है कि बाबा अपनी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ चीजें ऐसी उजागर हो जाए जिससे हमारी छवि, हमारे सरकार की छवि बची रहे 2027 के लिए, और दिल्ली ये चाह रही है कि कुछ ऐसा हो जाए खुलासा कि वो बाबा की छवि और उनकी सरकार की छवि धूमिल हो जाए, ताकि 2027 में हमारा जो लक्ष्य है वो पूरा किया जा सके। आलोक भाई, आपका एनालिसिस बिल्कुल ठीक है। इस पे हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि योगी जी हमेशा मंदिर निर्माण के समय मोदी जी के पीछे रहे। सारा क्रेडिट जो है मंदिर का मोदी जी ने लिया। जो वहां पे कमेटी बैठी वो भी एक तरीके से मोदी जी की कमेटी थी, अमित शाह जी की कमेटी थी, बाबा योगी जी की कमेटी नहीं थी। तो योगी जी को तो मैंने हमेशा देखा है कि वो जब भी कुछ मंदिर का मसला आया है तो उन्होंने कभी इतना मुखर होके और चिल्ला के और वो करके नहीं कहा है कि मैंने ही मंदिर बनाया, मैंने ही सब कुछ किया। उन्होंने जितना क्रेडिट उनको लेना चाहिए उतना ही लिया है, उससे ज्यादा नहीं लिया है। सारा क्रेडिट एक तरीके से प्रधानमंत्री जी को ही दिया है। और ये बिल्कुल ठीक बात है कि कहीं ना कहीं योगी जी के मन में तो होगा ही कि बेकार में फालतू में जो है, ना तो मेरी कमेटी थी, ना मेरा ट्रस्ट का जो भी सब कुछ हो रहा था, सब कुछ ऊपर के नेतृत्व से सब कुछ गवर्न हो रहा था। उसके बाद भी चूंकि अयोध्या उत्तर प्रदेश में है, जहाँ के वो मुख्यमंत्री हैं, इसलिए सारा ब्लेम जो है एक तरीके से उनपे भी आ रहा है। वो भी इसमें मतलब कहीं ना कहीं शामिल हो गए हैं। तो उनको अपनी छवि की चिंता तो होगी, क्योंकि 2027 में उनको मुख्यमंत्री के तौर पे चुनाव लड़ना ही है, चाहे कोई कुछ भी कहे। सही। तो ये और केंद्र से भी पूरी कोशिश हो रही है कि योगी जी को ही इसमें दिखाया जाए, स्केपगोट बना दिया, बलि का बकरा बना दिया जाए। ये पूरी कोशिश वहां से भी चल ही रही है। जिस तरह से नृपेंद्र मिश्रा जी को कहा पता नहीं कहाँ कर दिया गया, उनसे कोई पूछताछ पता नहीं कोई कर ही नहीं रहा है। क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। वो तो थोड़ा सा शगुफा छोड़ के फिर निकल के चले गए, पता नहीं कहाँ चले गए। तो ये अशरफ साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ। आलोक भाई जरा सा एक आखिरी सवाल हो जाए। अशरफ साहब, हर मामले में मोदी जी क्रेडिट लेने में पीछे नहीं रहते, जो अच्छी चीजें होती हैं, प्राण प्रतिष्ठा से लिए और यहाँ तक कहा गया कि जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे, ये एक नारा भी चला था। हर चीज का क्रेडिट माननीय प्रधानमंत्री जी लेते हैं, उसमें कोई देरी नहीं करते। आज इतने दिन से इतना जटिल और मुख्य मुद्दा बना हुआ है चंदा चोरी, वो भी प्रभु श्री राम जी के मंदिर का मामला है, जहां से भाजपा इस मुकाम तक पहुंची है। ऐसी जगह पे प्रधानमंत्री की चुप्पी, इसके पीछे का क्या है कारण?
किस वजह से ये चुप हैं, जो कुछ नहीं बोल रहे हैं? भाई देखिए, ऐसा है, प्रधानमंत्री जी हमारे, इनको तो सीधे सीधे बीजेपी के लोग बोलते हैं कि विष्णु के अवतार हैं ये। तो जो आदमी अवतार है, जो अवतरित हुआ है, जो मतलब जो है, जो नॉन बायोलॉजिकल है, जिसको पता भी नहीं कि इस दुनिया में हमको कितनी चीजों में दखल देना चाहिए कि नहीं दखल देना चाहिए, और इनकी पार्टी के सारे लोग, जितने भी लोग हैं, उनको कहने में कोई हिचक महसूस नहीं होती कि मोदी जी क्या है। तो मोदी जी का शुरू से रहा, अगर आपने कभी भी ध्यान दिया होगा, जितने भी ऐसे इश्यूज कभी आए, मोदी जी ने उसको बहुत कोशिश किया है कि उस पर साइलेंस अख्तियार कर लिया है, और उनको लगता है कि खामोशी सबसे बड़ा हल है, क्योंकि बीजेपी को पता है कोई ना कोई नैरेटिव गढ़ के कोई दूसरा इशू सामने लेके आ जाएगी और ये इश्यूज पीछे हो जाएंगे। पिछली जितनी मर्तबा पे आप जितनी बातों पे जाएंगे, तो मोदी जी को जबकि यहाँ बहुत स्ट्रांग डिसीजन लेना था। भाई प्राण प्रतिष्ठा के अंदर आप सोचिए कि कोई भी शंकराचार्य मौजूद नहीं है, उसमें से जो एक शंकराचार्य ने यहाँ तक कह दिया था कि इसकी प्राण प्रतिष्ठा चूंकि अभी समय से पहले हो रही है, इसलिए जो है बिल्कुल ये शास्त्र संबद्ध नहीं है। लेकिन चूंकि मोदी जी की कॉल थी कि हमें करना है, पूरा देश ने उसको जो है खामोशी अख्तियार की, आज उन्हीं को विलन बना दिया, उस शंकराचार्य को ही। तो आप ये समझिए कि मोदी जी को दिमाग में आ चुका है कि मैं सबसे ऊपर हूं, और सही मानों में वो मानने भी लगे हैं कि मैं वाकई अवतार हूं, और मैंने अब ये ठीक है, दुनिया में आदमी आता है, कोई ना कोई रूप धारण करता है, तो मोदी जी ने भी एक रूप धारण किया हुआ है जो इंसान की शक्ल में है, लेकिन बेसिकली वो इंसान नहीं है, और खुद उन्होंने एडमिट कर लिया। तो अब धीरे धीरे हम भी उसी तरह से सोचने लगे कि शायद मोदी जी, इसलिए मोदी जी पे हमें क्या कमेंट करना, जो आदमी जो है वो अवतार हो, अवतरित हो चुका हो, इसलिए बहुत ज्यादा उनके कहने से कोई फायदा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात और जायज बात कही, और ये बात कही भी जाती है, उन्होंने खुद भी कहा है। सब मिला के ये है कि अमित शाह जी का हाथ नहीं है, क्योंकि अमित शाह जी इसमें दूर दूर तक नहीं है। वो सिर्फ इस मुहिम में लगे हुए हैं कि हमें 360 का आंकड़ा पार करना है। वो बेचारे वो पूरा 2 मुहिम में पार्टी, लगे हैं। अभी वो डिप्टी भी बनना चाहते हैं, और हो सकता है कोई दिन मोदी जी उनको अपना डिप्टी डिक्लेयर कर दें। हाँ हाँ, अभी उनकी ये भी मुहिम बिल्कुल चीजें अलग चल है। रही है। तो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी तो इससे एकदम से बरी, क्योंकि उन लोग अभी दूसरी जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं। अभी अपने आप को सिक्योर करना है हम, और भविष्य के लिए। और उसके अलावा ये जो छोटी मछलियां, मगरमच्छ, व्हेल तक की बात आ रही है, ये हम लोग के देखने की बात होगी आगे। अभी अयोध्या में कौन कौन से और घटनाक्रम घटने वाले हैं, क्योंकि वकीलों का जो ये आज का जो मूवमेंट था, कल का जो ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी, आपने बता दिया, उसके पीछे भी ये कहानी हो सकती है। जबकि बहुत से लोगों को ये खुशी हुई कि कम से कम अब वकील लोग सड़क पे निकल पड़े हैं, तो ये लड़ाई और मजबूती से लड़ी जाएगी, और हो सकता है खुलासा भी हो। लेकिन अशरफ साहब ने, आपने जो ये बताया, और आलोक साहब आपने जो बताया, कि दोनों लोगों का मत यही था कि ये गलत है, क्योंकि इसके पीछे भी एक साजिश हो सकती है। कि अगर आप ये कह रहे हो कि हम इनका मुकदमा नहीं लड़ेंगे, तो मुकदमा ना लड़ने की कंडीशन में सच्चाई सामने नहीं आ सकती। बिल्कुल ये सही बात है कि इसमें साजिश की बू आ रही है। अगर ऐसे ही खेल होता रहा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा सच सामने आना। बहरहाल हम लोग देखेंगे आगे कौन सा और घटनाक्रम आ रहा अयोध्या के मामले पे, चंदा चोरी के मामले पे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।